मिली को बुआ जी उसके कमरे में लेकर गईं। कमरा रोजेस और जैस्मिन के फूलों से सजा हुआ था। हर कोने में रोज प्लांट्स रखे हुए थे। उन्हें देख मिली को हैरानी हुई। इतने सारे पौधे, वो भी कमरे के अंदर। तभी बुआ जी बोली, आदि बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा है, अभी आ जाएगा, तू बैठ, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा। मिली ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया और फिर पौधों की तरफ देखने लगी। तो बुआ जी बोली, अरे वो आदि है, मस्खरा, इसमें भी कोई मजाक छुपा होगा उसका। देख ले अब तुझे ही ठीक करना है उसे। कहते हुए वो वहां से चली गई। मिली आसपास देखकर खुद से बोली, इतने सारे गुलाब के पौधे। तभी पीछे से आदि कमरे में आया और बोला, अभी तो कम है, मैंने और भी बोले थे पर वो जुगाड़ नहीं हो पाया। लास्ट मोमेंट तक फोन करता रहा नर्सरी वालों को, पर बात नहीं बनी। मिली उसे देख हंसते हुए बोली, ये कम है, इतने सारे तो हैं, पर ये है क्यों यहाँ? अरे तुम्हें गुलाब के पौधे पसंद हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा कमरे में इतने सारे पौधे रखकर। मुझे हार्ट शेप बनाना था पौधों का, पर इतने पौधे मिल ही नहीं पाए। आदित्य ने उदास होकर कहा। तो मिली मुस्कुराते हुए बोली, मुझे गुलाब के पौधे पसंद हैं, पर मुझे ये तब और भी ज्यादा पसंद आएगा जब वो अच्छे से खिले, उन्हें धूप मिले जो यहाँ कमरे में उन्हें नहीं मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा मेरे पास रहें, पर वो अच्छे से खिले, यही चाहिए। ये सुन आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ माते, पर मैं भी कौन सा इनको यहीं रखने वाला था। मैं कल ये पौधे बाहर रखता ही। ये यहाँ सिर्फ आज तुम्हें सरप्राइज देने के लिए है, और तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो ना, मैं उतना बेवकूफ हूँ नहीं। मिली मुस्कुराई और फिर कहा, अच्छा तो मुझे इनका हार्ट शेप क्यों दे रहे थे? मुझे इनका दिल नहीं चाहिए। आदित्य ने सोचने की एक्टिंग की और फिर बेड पर बैठ गया। वो कुछ सोचकर बोला, तो फिर तुम्हें किसका दिल चाहिए? आदित्य की मासूम सी बनाई हुई शक्ल के पीछे की शरारत मिली जानती थी, पर वो जवाब नहीं दे पाई, बस नजरें झुकाकर खड़ी रही। ये देख आदित्य ने अपना हाथ आगे किया और मिली ने उसे थाम लिया। मिली का हाथ पकड़कर आदित्य ने उसे बेड पर बिठाया और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये सुन मिली के गाल लाल हो गए। वो शर्म की वजह से आंखें ऊपर कर ही नहीं पा रही थी। आदित्य उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वाकई में हमारी शादी हो गई। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। थैंक यू मुझे चुनने के लिए। ये सुनकर मिली की आंखों में आंसू आ गए। वो नम आंखों से बोली, थैंक यू तुम्हें। ये कहते हुए वो जोर से रोने लगी। ये देख आदित्य ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो नम आंखों से बोली, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मेरी कभी शादी होगी भी। कुंडली की दोष की वजह से मैंने कभी उम्मीद रखी ही नहीं, और 3 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है, पर तब तक तो मेरी इतनी उम्र हो जाती, पता नहीं। पर फिर तुम आए आदित्य और सब ठीक हो गया, पर अब भी कभी कभी डर लगता है। ये सुन आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हैरानी से पूछा, किस बात का डर? मिली बोली, इस बात का डर कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, कहीं मेरी कुंडली अब भी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर तुम जब बेहोश हुए थे मंडप में, मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था इस सब की वजह मैं ही हूँ। ये सुन आदित्य हंसने लगा और बोला, क्या तुम भी मिली? मेरे बेहोश होने का तुमसे क्या कनेक्शन है? तुम भी फिजूल की बातों पर ध्यान देती हो, कुछ नहीं होता कुंडली वुंडली। उसके ये कहने पर उसने घबराते हुए कहा, पर था तो सही मेरी कुंडली में ऐसा, तुम्हें कुछ होगा थोड़ी, है ना? तुमने दिखाया था ना। मिली के सवाल का जवाब आदित्य को समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे दे? कुंडली वगैरह में वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुंडली में धांधली तो उसने की थी। उसे मन में ये भी लग रहा था कि उसे कम से कम मिली को तो बताना चाहिए कि उसने क्या किया था। वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने सोच रखा था कि शादी के बाद वो उसे सब बता देगा, पर कैसे?
वो ही उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इस सोच में ही था कि मिली उससे बोली, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? मैंने तुमसे ये पूछा कि तुमने कुंडली दिखाई तो है? सॉरी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पर तुम्हारी चिंता बहुत है मुझे, इसलिए पूछ लिया। प्लीज तुम बुरा मत मानना। उसकी ये बात सुन आदित्य मुस्कुराया और उसने अपना सिर उसकी गोदी में रखा और बोला, देखो अब कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। जितना भी बुरा मनवा लो मुझे, मैं नहीं मानने वाला। उसने बिल्कुल बच्चों वाले लहजे में ये कहा और इसे सुन मिली हंस पड़ी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इन कुंडली वगैरह चीजों में मैं तो विश्वास नहीं करता। तुम्हारी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी थी और कर ली बस। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, तुम भी इन चीजों को इतना सीरियसली मत लो। वैसे एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, प्रॉमिस। कहते हुए उसने अपनी छोटी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। मिली ने भी मुस्कुराकर अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से मिला ली। आदित्य बोला, ये भी प्रॉमिस करो कि तुम मुझे डांटोगी नहीं। मिली ने हैरान होकर कहा, मैं तुम्हें डांटूंगी क्यों? आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी कुंडली अपनी मर्जी से बनवा ली थी ताकि हमारी शादी हो जाए। ये सुनते ही मिली चिल्ला पड़ी, क्या? आदित्य भी उठकर बैठ गया और बोला, मुझे पता था तुम चिल्लाओगी। मिली परेशान होते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? अब क्या होगा? तुम्हारी जान खतरे में डाल दी मैंने शादी करके। मैंने ये क्या कर दिया? ये सुनकर वो हंसने लगा और बोला, ये क्या लॉजिक हुआ? एक्चुअली ये उल्टा लॉजिक हुआ। अगर तुमसे शादी न होती तो डेफिनेटली मैं मर जाता। उसके ये कहने पर मिली ने उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए और कहा, ऐसी बातें कोई करता है क्या? आगे से कभी मत कहना ऐसा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने होंठों से हटाया और अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें कुंडली पर भरोसा है या मुझ पर? इस पर मिली बोली, तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुमने तो कुंडलियां ही बदल दी। उसके ये कहने पर आदित्य ने अपना सर पकड़ लिया और उससे कहा, अगर भरोसा तोड़ना होता तो मैं आज भी तुम्हें नहीं बताता, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। चाहता तो कभी न बताता, बिकॉज आई रियली डोंट केयर अबाउट कुंडली एंड ऑल दैट। पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया, पर अगर पहले ही बता देता तो तुम मुझे ऐसा करने ही नहीं देती, हमारी शादी ही नहीं होती, फिर मुझे भी तो समझो। मिली बोली, पर अब मैं क्या करूं? हर दिन इस डर में जीऊं कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। आदित्य ने फिर अपना सर पकड़ लिया। जब मैं खुद, जिसे तुम्हारी सो कॉल्ड कुंडली के हिसाब से खतरा है, वो कह रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बात ही खत्म। वैसे भी सब विश्वास की बात है। अगर ना मानो तो कुछ नहीं, और मानो तो पत्थर भी भगवान। और जब मैं मान ही नहीं रहा तो कुछ होगा ही क्यों? कुछ नहीं होगा मुझे, बड़ी मोटी चमड़ी हूं मैं। अगर ज्यादा गिल्टी फील हो रहा हो तो 3-4 व्रत रख लेना मेरे लिए, मैं भी रखूंगा तुम्हारे लिए। उसने एक मीठी सी मुस्कान के साथ ये कहा तो मिली भी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर बोली, और बाकी सब लोग, उनको भी तो बताना पड़ेगा ना इस बारे में? उसकी बात सुनकर आदित्य परेशान होते हुए बोला, क्यों? ये हमारे बीच की बात है, पति पत्नी के बीच की बात। इसमें सब लोगों को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। मिली का चेहरा अब भी उदास ही था। वो भारी मन से बोली, पक्का तुम्हें कुछ नहीं होगा ना? आदित्य ने कहा, मुझे कुंडली का तो पता नहीं, पर मैंने तुम्हारा प्यार देखा है मेरे लिए। तुम्हारा प्यार मुझे कुछ होने ही नहीं देगा। अगर बाय चांस यमराज आ गया तो खड़ी हो जाना, सावित्री की तरह। इस पर मिली ने गुस्से में कहा, नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, सब सही होगा। आदित्य ने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वो आशीर्वाद दे रहा हो और कहा, तथास्तु, लो तुम्हारे पति देव ने आशीर्वाद भी दे दिया, अब तो नॉर्मल हो जाओ। मिली भी ये सुन थोड़ा रिलैक्स हो गई और हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे रिलैक्स देख आदित्य भी रिलैक्स हो गया। वो बेड पर आराम से लेटते हुए मिली से बोला,
शादी के बाद जब पति पत्नी पहली बार मिलते हैं तो इतना सीरियस नहीं होते। क्या करते हैं पता है? मिली ने शर्मा कर ना में सर हिला दिया। इस पर आदित्य बोला, लो तुमको पता ही नहीं। मैं बताता हूँ, पर ये एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई। उसके ये कहते ही दोनों हंस पड़े। वहाँ आरती अब तक अपने कमरे में अकेली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ से वहाँ करवट बदल रही थी और बस यही सोच रही थी कि क्या पता अतुल अब अपने कमरे में वापस आ जाए, पर वो अब तक नहीं आया था। उसका इंतजार करते करते वो थक गई थी। आखिर उसने सोचा, बस बेइज्जती की भी हद होती है। पहली बार बीवी ससुराल आई और ये जनाब गायब हो गए हैं। कैसा पति है ये? अब मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। सोचते हुए वो बेड से उठी और कमरे के बाहर निकल गई। उसे अतुल को ढूंढना था और पूछना था कि अगर उसे ऐसे ही अकेले छोड़कर जाना था तो उसने उससे शादी की ही क्यों। आंगन से गुजरते हुए वो मिली और आदित्य के कमरे की तरफ से निकली तो अंदर से दोनों की हंसने की आवाज सुनकर और चिढ़ गई और खुद से बोली, सही है बेटा, सीधी सीधी बनकर छोटे वाले बेटे को फंसा दिया। पर कोई बात नहीं, है तो आखिर देवरानी ही ना, मुझसे ओहदे में ऊपर आ नहीं पाएगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी, पर उसे अतुल नहीं दिखा। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए चल रही थी। पता नहीं था मुझे कि शादी की पहली रात को 2 बजे भूतों की तरह घर में अपने पति को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा। हद हो गई। वो अतुल को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंची तो वहाँ उसे अतुल मिला। वो वहाँ झूले में सो रहा था और उसकी गोद में उसका लैपटॉप था। उसे ऐसे सोते देख वो बोली, ये लो, यहाँ पड़े हुए हैं जनाब। कांटे लगे हैं क्या मुझ में, जो रूम में लैपटॉप पर काम नहीं कर सकते थे? ये कौन सा जरूरी काम है जो इस वक्त ही करना है? खैर ठीक है, अभी ये मुझे जानते ही नहीं है। अभी मैंने कोई गेम शुरू ही नहीं किया है। धीरे धीरे मैं इसे अपने वश में कर ही लूंगी। सुबह होते ही अतुल की आंखों पर तेज धूप पड़ने की वजह से वो जल्दी उठ गया। वो अभी आंखें ही मीच रहा था कि उसने सामने कुर्सी पर सोती हुई आरती को देखा तो उसे वहां वो देख हैरान हो गया। उसने देखा कि कल रात जो लैपटॉप उसने अपनी गोद में रखा था वो सामने टेबल पर पड़ा था और उसने चादर ओढ़ी हुई थी। उसने सोचा कि वो तो कोई चादर लेकर ही नहीं आया था। फिर उसने आरती को देखा और सोचा ये आरती ही लाई होगी। तभी आरती की गर्दन नींद में झुकी और उसकी नींद खुल गई। उसने सामने अतुल को जागते हुए देखा। वो उसे देख बड़े मासूम तरीके से बोली, आप उठ गए, चाय पियेंगे? अतुल ने उसे देखा और फिर बोला, नहीं, मैं चाय नहीं पीता। इस पर आरती ने पूछा, तो कॉफी? आरती की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो वहाँ से उठकर जाने लगा। आरती ने गुस्से में अपना हाथ झटका और खुद से बोली, पता नहीं कौन से पिक्चर का हीरो समझता है अपने आप को, इतना भाव खाता है। पर खाने दे आरती, अभी इसे भाव, अभी इसे समझना बाकी है। एक बार ये लड़का समझ में तो आए, फिर आगे पता चले कि कैसे इसे अपनी मुट्ठी में करना है। पर है तो कुछ पहेली ये लड़का, धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से उठी और छत से नीचे की ओर जाने लगी। ड्राइंग रूम में चाय पीती उमा उन दोनों को इतनी सुबह छत से आते देख हैरान हो गई और उन्होंने अतुल से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह छत पर क्यों? नथिंग मॉम, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी आरती आगे आकर बोली, एक्चुअली मॉम, अतुल मुझे अपने घर का फेवरेट कोना दिखाना चाहते थे तो वो मुझे छत पर ले गए। वहाँ घंटों झूले पर अकेले बैठना उन्हें पसंद है। मुझे भी वहाँ सुकून सा लगा। उमा को आरती की बात थोड़ी अजीब लगी। वो उससे बोली, ठीक है, अगर तुम दोनों को सुकून मिल गया हो तो अब आराम से रेडी भी हो जाओ और बहू के पहली बार रसोई में जाने की रस्म भी पूरी कर लो। तभी आदित्य और मिली अपने कमरे से बाहर आए। दोनों बिल्कुल नहा धोकर रेडी थे। मिली ने आगे आकर उमा के पांव छुए तो उमा बोली, प्लीज, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये पांव छूना एंड ऑल दैट रोज नहीं करना, प्लीज। ये सुन आरती ने अपनी हंसी दबा दी और मिली का चेहरा उतर गया।
तभी आदित्य बोला, वाह मिली, कितनी लकी हो तुम, कहीं मिलेगी ऐसी मॉडर्न सास तुमको। ये सुन मिली ने भी फीकी मुस्कुराहट दे दी। फिर उसने उमा से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है अब? कल आप जल्दी सो गई थी, अब ठीक है ना? इसका जवाब देते हुए उमा बोली, हाँ बेटा, अब ठीक लगे या ना लगे निभाना तो पड़ेगा। चलो आज पहली बार रसोई बनाने की रस्म भी निभा देते हैं। अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ और आरती तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। कहते हुए वो उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आरती ने तीखी नजरों से मिली की तरफ देखा और मन में सोचा, आप ठीक तो है ना? बड़ी आई चापलूस, मुझे क्यों नहीं आया ये दिमाग में? मैं पूछ लेती पहले। पर दीदी तो हर काम में फर्स्ट है ना। इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई, टीवी सीरियल की बहू की तरह पाँव भी छूने आ गई। छोड़ती नहीं है कोई कसर दीदी। कोई नहीं, अब मेरी बारी है, मैं देखती हूँ इस रस्म में किसकी रसोई ज्यादा अच्छी बनती है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।